नाज़रीन, इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में उसके फौजी मारे गए हैं। इसके अलावा आर्मर्ड गाड़ियां और टैंक सबसे बड़ी तादाद में तबाह कर दिए गए हैं। इसराइल जो कि गजा के अस्पतालों में मेडिसिन नहीं दे रहा था, जो कि वहां के अस्पतालों पर डायरेक्ट बमबारी कर रहा था, अब उसके अपने अस्पताल उसके फौजी जख्मियों से भर रहे हैं। इसके साथ साथ यमन ने सबसे बड़ा हमला किया है अमेरिका पर और उनका एक प्लेन जो है वो मार गिराया है। और दूसरी तरफ मिस्र ने बिकने से इनकार कर दिया है, उसने गजा का सौदा करने से इनकार कर दिया। इससे पहले ब्लिंकन और अब CIA चीफ मिस्र पहुंचे थे और बड़ी ऑफर्स दी गई गजा का सौदा करने के लिए, लेकिन मिस्र ने बिकने से इनकार कर दिया। वो क्या तफसीलात हैं? और मलेशिया के PM अब सामने आए हैं। इससे पहले इंडोनेशिया के PM ने बड़ा अहम इकदाम उठाया था और अब मलेशिया भी खुलकर सामने आ चुका है। ये सारी क्या तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले जो इन पर हमला किया गया है उसकी तफसीलात आज शेयर कर लेते हैं और आखिर में चलकर गजा में जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे और वो चीजें आप तक पहुंचाएंगे जो कि मीडिया के जरिए आप तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जो इन पर अटैक हुआ है सबसे पहले आज उसकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये मज़ामती तहरीक के ने खुद इस बात का क्लेम किया, उन्होंने कहा है जी हमने 136 इनकी आर्मर्ड गाड़ियां उनको तबाह किया है और हर आर्मर्ड गाड़ी में 1 से 6 पर्सोनल तक यानी फौजी जो हैं वो उसमें सवार होते हैं। तो अगर 6 की अगर आप तादाद लगाएं 136 के हिसाब से तो ये 1000 के करीब जाकर ये तादाद बनती है। यानी अगर उसमें एक भी मौजूद हो, जो कि ऐसा होता नहीं है, तो भी ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है जो कि पिछले 24 घंटों में जो ओवरनाइट फाइट हुई है उसमें ये हलाक हुए हैं। और इसका एक सबूत इस तरह से भी सामने आया कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, वो जो सिविलियंस के हॉस्पिटल हैं उसमें उतरते हुए देखे गए हैं और उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं। तो इसका मतलब कि इतनी बड़ी तादाद में इनके फौजी जख्मी हुए हैं कि उन्हें इमरजेंसी तौर पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये मज़ामती तहरीक की जानिब से एक बड़ा क्लेम सामने आया है और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला और यकीनी तौर पर इसने इसराइल की कमर तोड़ के रख दी होगी। और ये भी आप ज़हन में रखिए कि जो इसराइल की कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो इसराइल का नुकसान हो रहा है, वो मीडिया पर उस तरह से नहीं आता। इसराइल खुद तो उसको डिनाई करता है, फिर जो मीडिया इसराइल में मौजूद है वो उनका हामी मीडिया, वो ये चीज़ें क्यों दिखाएगा? फिर गजा में वो इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो चंद एक इदारे हैं जैसे अल जजीरा है या रॉयटर्स है, इस तरह के जो बड़े मुस्तनद इदारे हैं जो बड़ा बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं, वहां से इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हैं वो पहुंच रही हैं। फिर अब देखिए कि कल रात इनका जो टारगेट था वो अल शिफा हॉस्पिटल पर पहुंचना था, जो कि कोस्टल लाइन के बिल्कुल साथ है, यानी बॉर्डर एरिया से कोई ज्यादा फासला नहीं है। और कल रात इनकी आर्मी सिर्फ 700 मीटर के फासले पर थी अल शिफा से और कल रात इनका प्लान था कि वो अल शिफा पहुंचेंगे, लेकिन उनको शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा और वो अल शिफा नहीं पहुंच सके। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बमबारी वहां पर की है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इसकी सराउंडिंग में बहुत ही जो ख़तरनाक हमले हैं, बमबारी है, वो की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद, यानी फ़िज़ाई और बहरी और ज़मीनी मदद लेने के बावजूद 700 मीटर का फासला भी ये तय नहीं कर सके हैं। अब आ जाइए ज़रा यमन के हवाले से। यमन वो पहला कंट्री है जिसने इसराइल पर ऐलान जंग कर रखा है और मुसलसल उसकी जानिब से हमले जो हैं वो इसराइल पर किए जा रहे हैं। कभी वो ड्रोन लॉन्च करता है, कभी वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है, कभी जो उसके एयरक्राफ्ट हैं वो इसराइल को जाकर निशाने पर लेते हैं। तो अब जो सबसे बड़ा यमन की जानिब से अटैक किया गया है वो ये है कि अमेरिका का एक प्लेन MQ-9 इनकी टेरिटरी में आया था, वो इन पर हमला करने आया था या इनकी जासूसी करने आया था, लेकिन वो इनकी टेरिटरी में, इनकी जो वाटर की टेरिटरी है उसमें आया था, यानी यमनी पानियों में आया था और वहां पर यमन के हौसी बागियों ने उसका निशाना बनाया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये पहली बार इस US पर इतना बड़ा हमला किया गया, उनका प्लेन MQ-9 इस तरह से तबाह किया गया है। और इससे पहले उनकी बेसिस पर हमले हुए हैं, 37 अटैक्स हो चुके हैं जिसमें उनके 46 पर्सनल जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और उसके रिस्पांस में वो वहां पर जाकर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं जहां जहां से उन पर हमले हो रहे हैं। तो यमन की जानिब से अब ऐलान बगावत, अब ऐलान जंग अमेरिका पर भी कर दिया गया है और उनका ये प्लेन गिरा दिया गया है। अब देखना है कि इसका क्या रिस्पांस आएगा और ये जंग कितनी वाइड फैल जाएगी, कितनी जो है वो इसका रेंज बढ़ जाएगी कॉन्फ्लिक्ट की। और इससे पहले जो रेड सी है यमन के बिल्कुल साथ, यहां पर भी ये बताया जा रहा है कि पिछले वीक में इन्होंने कुछ शिप्स को यहां पर निशाना बनाया है और US ने यहां पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है कि जो शिप्स यहां से गुजर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मिस्र की। तो मिस्र ने ऐसा इकदाम उठाया कि जिस पर यकीनी तौर पर आप भी फख्र महसूस करेंगे और उनको दाद देंगे, क्योंकि ऐसे ही इकदाम की जरूरत है, ऐसे ही बहादुराना पॉलिसी की जरूरत है और फलस्तीन के हक में उठने की जरूरत है, ना कि झुक जाने
की और हमेशा से गुलाम बन जाने की, जो कि ये दहाइयों से अमेरिका और मगरब के गुलाम बनते आए हैं और उनके इन्फ्लुएंस में हैं, लेकिन अब ये उनकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। शायद जो निहत्ते फ़लस्तीनी इतना बहादुरी दिखा रहे हैं, अब अरबों को भी समझ आ रही है कि भाई वो निहत्ते होकर सुपर पावर से टकरा गए हैं, तो हम इतनी सी बात भी नहीं मनवा सकते और उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। तो मिस्र की जानिब से बड़ा इकदाम ये सामने आया है कि पहले ब्लिंकन मिस्र पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि एक तो आप रेफ्यूजीज को अंदर आने दें, ठीक है, उनको जगह दे दें, फिर यह है कि आप गजा का बाद में आपको कंट्रोल दे देंगे कुछ टाइम के लिए और फिर जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है वो वहां पर आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था। वो ट्रैप इस तरह से था कि देखें, जब मुहाजिर यहां पर आ जाएंगे तो इसराइल कभी भी उनको वापस नहीं जाने देगा। तो इस तरह गजा का जो छोटा सा इलाका है वो भी हमेशा हमेशा से फ़लस्तीनियों के हाथ से निकल जाएगा। देखें ना, फिर कौन है जो उनको वापस वो इलाका लेकर देगा? उन्होंने तो पूरे मुल्क पर कब्जा कर रखा है, उस पर वो क्रिटिसाइज भी नहीं करने देते, तो वो आपको इतना बड़ा टुकड़ा वापस लौटाएंगे? तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ये ट्रैप था। दूसरा कि वो कह रहे थे जी मिस्र को कि आप इसकी सिक्योरिटी संभाल लें इस जंग के बाद। तो वो ट्रैप इस तरह से था कि ये जितना भी कत्ले-आम हो रहा है ये सारा मिस्र पे जाना था कि भाई ये बयानिया ये बनाते हैं कि हमने तो देखे फतह करके मिस्र के हवाले कर दिया है, हमने तो यहां से दहशतगर्दों का सफाया करके मिस्र के हवाले कर दिया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रैप था और पहले ब्लिंकन ने मनाने की कोशिश की और ऑफर्स तक दी गई कि हम आपका कर्जा उतार देंगे, हम आपकी इकोनॉमी में इतना सुधार ले आएंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे, लेकिन मिस्र ने कहा कि हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे। फिर CIA चीफ को खास तौर पर रवाना किया गया, जो कि पिछले 2-3 दिनों से मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। अभी इसराइल पहले गए, फिर वो मिस्र गए, अब उन्होंने कतर जाना है, फिर UAE जाएंगे, फिर ओमान जाएंगे, तो पूरे रीजन का वो दौरा कर रहे हैं। तो मिस्र ने CIA चीफ को भी साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि पहले ही हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप सीज फायर करवाएं और उल्टा आप हमारे लिए ऐसी ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही काबिल शर्मिंदगी वाली बात है। तो मिस्र ने उनको इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, अगर वो ये इनके प्लान के मुताबिक चले जाते तो समझ लें कि फ़लस्तीन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना था। उन्होंने बड़ी आसानी से गजा पर कब्जा कर लेते, देन फिर जो छोटी सी रियासत वेस्ट बैंक में बची है इसको वो धकेल देते जॉर्डन में और फ़लस्तीन की कहानी खत्म हो जाती। ये इतना खतरनाक प्लान था। अब थोड़ी सी बात गजा में ढाए जाने वाले मसालम के कर लेते हैं, फिर आखिर में मलेशिया के हवाले से भी बात करेंगे। गजा में मुसलसल बमबारी जारी है और वहां पर एक के बाद एक जुल्म ढाया जा रहा है और जिंदगी तकरीबन वहां पर नामुमकिन होकर रह गई है। ऐसे मजालिम से वो गुजर रहे हैं कि हर दिन लगता है कि शायद ये सबसे बड़ा जुल्म आज हुआ है, लेकिन जो अगला दिन आता है वो उससे भी बढ़कर आता है। अब तक का जो सबसे बड़ा हमला कुछ देर पहले हुआ है वो जबालिया कैंप पर हुआ है और इस पर पहले भी 5 अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों शहादतें हुई हैं, 1000 से ज्यादा जख्मी हैं और अभी भी सैकड़ों जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं। वहीं पर एक और बड़ा हमला हुआ है जिसमें से 30 लोगों की शहादतें हुई हैं और दर्जनों जो है वो जख्मी हुए हैं। तो जबालिया कैंप, जो कि सबसे बड़ा कैंप है जहां पर 1.25 लाख के करीब लोग आबाद थे, उसको मुकम्मल तौर पर खंडर बनाकर रख दिया गया है। इसके अलावा एक सिविलियन कार को हिट किया गया है जो कि हॉस्पिटल के पास खड़ी थी, जिसमें सिविलियन सवार थे और 19 लोगों की इस अटैक में जो है वो शहादत हुई है और कुछ की जख्मी होने की भी इतलात है। तो देखिए कि किस तरह से सिविलियंस को, उनको पता है कि यहां पर फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उसको निशाना बना रहे हैं। फिर अब ये हेडलाइन देखिए कि डेथ्स रिपोर्टेड ऑन 2 हॉस्पिटल अटैक। 2 अस्पतालों पर बहुत बड़े अटैक्स किए गए हैं, अल शिफा और अल नसर पर। यह आप देखिए कि ह्यूज ब्लास्ट नियर अल शिफा। अल शिफा की सराउंडिंग में बहुत बड़ा हमला किया गया है। सराउंडिंग में मुसलसल बमबारी जारी है। जैसे अल कुद्दस हॉस्पिटल है, उसके तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि बमबारी इतनी की गई है कि इर्द गिर्द खंडरात हैं, रोड्स तबाह हो चुके हैं, तो रास्ते बंद है। इसी तरह अब अल शिफा को भी वैसा ही खंडर बनाने की कोशिश की जा रही है और अल शिफा का जो सिस्टम है वो पहले ही कोलैप्स करने वाला है। तो अल शिफा पर हमला किया गया है। फिर अल नसर हॉस्पिटल है। अब देखें, वहां पर यह होता है कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, उस कॉम्प्लेक्स में 4-4, 3-3 हॉस्पिटल्स हैं, तो इस तरह उन कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया जा रहा है। उसमें 1 से ज्यादा लोग जख्मी हो रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। फिर जो पनाह गुज़ीन बाहर मौजूद हैं डेफिनेटली वो उससे मुतासिर हो रहे हैं। अब ये जो 2 हॉस्पिटल्स पर अटैक हुआ है, इसके स्टैट्स में दर्जनों शहीद हो चुके हैं और एग्जैक्ट नंबर अभी आना इसलिए बाकी हैं कि उनकी बॉडीज को रिकवर किया जा रहा है और चंद घंटों में वो एग्जैक्ट स्टैट्स आएंगे कि कितने लोग एक्चुअली जो है वो शहीद हुए हैं, लेकिन दर्जनों के हिसाब से खदशा है। फिर अब ये अस्पतालों की सूरत हाल देखिए कि पेशेंट्स गोइंग थ्रू इमेंस एंड अननेसेसरी पेन एज एनेस्थीसिया एंड मेडिसिन नॉट अवेलेबल, कि वो वाउंडेड, वो जख्मी जिनका इलाज हो सकता है, जिनको रिकवर किया जा सकता है, जिनकी जान बचाई जा सकती है, वो एक तो शदीद दर्द की सूरत हाल में है, दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, और यानी जिसको गोली लगी हो
जिस पर बम गिरा हो वो उसमें जख्मी हुआ और उसको एक पैनाडोल भी अवेलेबल ना हो, उसको एक पेन किलर भी अवेलेबल ना हो, तो वो किस पेन से गुजर रहा होगा। फिर जो सर्जरी के लिए आपको एनेस्थीसिया चाहिए होता है उसको मरीज को बेहोश करने के लिए, वो अवेलेबल नहीं है और सर्जरी जो है वो एनेस्थीसिया दिए बगैर की जा रही है। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी पेन है, कि अगर भाई मेडिसिन होती तो उसको आराम आ जाता, उसको रिकवर कर लिया जाता, लेकिन वो दर्द को मुसलसल बर्दाश्त किए जा रहे हैं और उसका कोई इलाज वहां पर मौजूद नहीं है। फिर आप ये देखिए कि सिक वाउंडेड आर ट्रीटेड इन हॉस्पिटल कॉरिडोर्स ऑन फ्लोर एंड आउटडोर्स, कि ना कोई बेड पे जगह बची है ना कोई और फैसिलिटी है, अब तो आउटडोर में जाकर जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है, बिल्कुल फर्श पर लिटाकर कॉरिडोर्स में लिटाकर उनको ट्रीट किया जा रहा है, कि इस तरह से हॉस्पिटल जो है वो भर चुके हैं। अब देखिए ना, रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों जख्मी आ रहे हैं और पहले ही उनकी कैपेसिटी से 100 गुना ज्यादा जख्मी और बाकी लोग वहां पर मौजूद हैं, तो वो कहां से मतलब उसका इलाज करें। दवाइयां उनके पास है नहीं, इक्विपमेंट उनके पास है नहीं, डॉक्टर्स लीव कर चुके हैं, एम्बुलेंसेज आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी हैं, सोलर पैनल इन्होंने उड़ा के रख दिए हैं, जो मेडिसिन का स्टोरेज था उसको डायरेक्टली अटैक किया है, वो उड़ा के रख दिया, तो मतलब वो क्या करें। फिर मैं आपके सामने 2-3 बड़ी ही दिल दहला देने वाली चीजें रखना चाहता हूं, आपकी रूह कांप जाएगी। एक मां की अपील है दुनिया से और वो किस तरह से वहां के दर्द को बयान कर रही है, जिसमें वो अपील कर रही है कि आवर चिल्ड्रन स्टार्विंग, कि हमारे बच्चे जो हैं वो फाकों से मर रहे हैं। अब देखिए वो क्या कहती है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें फौरी तौर पर आटे की जरूरत है, हम इंसानियत से हमदर्दी का मुजाहरा करने की दरख्वास्त करते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की जरूरत है, हम धमाकों की वजह से बेपनाह मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं, जंग की आग को बुझाना चाहिए। इस मायूस कुल सूरत हाल को बयान करते हुए रोते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ दुनिया के ज्यादातर लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हैं। हमें खाना नहीं मिलता और ना ही आटा, लोग पानी के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, हम सिर्फ अपने घरों को लौटना चाहते हैं और अपने खानदानों के साथ दोबारा मिलना चाहते हैं। अब ये एक माँ की अपील थी। अब मैं आपको बच्चों की अपील आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बार बच्चों ने दर्जनों बच्चों ने एक साथ मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो किस तरह से अपने दुख को, वो जो बचपन उनका खेलने का जमाना था वो किस तरह जंग की नजर हो गया और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। हमें अपने सिरों पर गिरने वाले कत्लो गारत और बमबारी का सामना है, ये सब दुनिया के सामने है। वो दुनिया से झूठ बोलते हैं कि वो जंगजुओं को मारते हैं, लेकिन वो गजा के लोगों को, उनके ख्वाबों को और उनके मुस्तकबिल को मारते हैं। कब्जा हमें भूखा मार रहा है, हमें पानी खाना नहीं मिलता और हम नाकाबिले इस्तेमाल पानी पीते हैं। अब हम चीखते हैं और आपको हमारी हिफाजत के लिए मदऊ करने आए हैं। हम जीना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम बच्चों के कातलों की सजा चाहते हैं, हमें दवा, खुराक और तालीम चाहिए। हम उसी तरह से जीना चाहते हैं जैसे दूसरे बच्चे रहते हैं, हम एक नॉर्मल जिंदगी चाहते हैं। तो ये गजा के बच्चों की आपसे अपील है, दुनिया से अपील है और वो उस कहानी को बयान कर रहे हैं जो वहां पर बीत रही है और वो जो उनके बचपन का जमाना था, वो अब बम गिरते हुए, अपनों को शहीद होते हुए, माँ बाप को मलबे तले दबते हुए देख रहा है। सोचिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो आने वाली नस्लों तक खत्म नहीं होगा। ये जो ट्रॉमा है जिससे ये बच्चे जिसको देखकर बड़े हो रहे हैं, ये क्या अपनी सारी जिंदगियों में इसको भुला सकेंगे? तो मेरे तो ख्याल से कि ये पूरी नस्ल ही तबाह करके रख दी गई है। यानी ये तो आने वाली जनरेशंस तक ये जो कुछ हो रहा है ये खत्म नहीं हो पाएगा। और अभी तक सीज फायर नहीं हो रहा, मजीद बम गिराए जा रहे हैं और पहले ही बच्चे इस ट्रॉमा में शिकार हो चुके हैं। फिर मैं आपके सामने वहां के एक प्रोफेसर का बयान रखना चाहता हूं जो कि वहां की सूरत हाल को बड़े सही तरीके से बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग इन गाजा बट डेथ। वो कहते हैं कि हम गजा में मौत के बारे में बात करते हैं, चाहे भूख की वजह से वो सुस्त मौत हो या बमबारी की वजह से जल्दी मौत हो, गजा में मौत के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा होता देखकर वाकईतन अफसोस होता है। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि मजीद हुकाम इस पर बात कर रहे हैं कि जंग कैसे खत्म होगी, उन्हें इस बात से आगाह होने की जरूरत है कि मौजूदा जंग किस तरह गजा के लोगों के लिए तवील मुद्दती असरात मुरतब करेगी जो खुराक और साफ पानी की कमी का शिकार हैं। तो वो खुद इस बात को बयान कर रहे हैं कि ये तवील मुद्दती असरात होंगे, लॉन्ग टर्म तक लोग इस जंग को भूल नहीं सकेंगे, इस वहशत को वो भुला नहीं सकेंगे जिसके माँ बाप उसके सामने गोलियों में छलनी कर दिए गए, जिसके माँ बाप उसके सामने बमबारी के जरिए उसी के घर में दफन हो गए। क्या वो उस ट्रॉमा को भुला सकेगा? क्या वो अपने वालिदैन की चीखों को भुला सकेगा? कभी भी नहीं भुला सकेगा। तो यही इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू ये है। अब आखिर में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। मलेशिया खुलकर सामने आ गया है। अब आप दो चीजों को समझिए, एक वो जंग है जो कि बैटल फील्ड में लड़ी जा रही है, जिसमें हथियारों की जरूरत है, जिसमें एड की जरूरत है और सीज फायर करवाने की जरूरत है। रिपोर्टेडली ईरान, टर्की, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया इनको यहां पर एड दे रहे हैं और हथियार दे रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे मुस्लिम मालिका खुलकर सामने आ रहे हैं जो कि हमें अमेरिका के इन्फ्लुएंस में समझे जाते हैं, लेकिन अब वो उनके बयानियों को एक्सपोज कर रहे हैं और जो सियासी जंग है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सीज फायर के लिए दबाव डाल रहे हैं। अब मलेशिया में बहुत बड़ा मुजाहरे भी हुए हैं, इंडोनेशिया में भी बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। इंडोनेशिया में 20 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो जमा हुए और उन्होंने बहुत बड़ा मुजाहरा किया। अब इस वक्त कोशिश ये हो रही है, मगरिब, अमेरिका, इसराइल ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मज़ामती तहरीक है इसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए।
اب جب اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے گا تو یہ ان کی بہت بڑی جیت ہوگی اور اس کی وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود جب تک سب کا کنسنسس نہ ہو, سب کی گرین لائٹ نہ ہو, یونائٹڈ نیشن کی گرین لائٹ نہ ہو, یہ کام نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنے طور پر تو اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں لیکن دنیا نہیں مان رہی, اور پہلی بار یونائٹڈ نیشن نہیں مان رہا. وہاں کے جو جنرل سیکرٹری ہیں جس بہادری کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ جو پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو امداد دینے والے ممالک پر جو ہے وہ پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس پر ملیشیا کھل کر سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اسرائیل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ فریڈم فائٹرز ہیں اور ہم ان کی ہر ممکن سپورٹ جاری رکھیں گے عالمی سطح پر بھی, اور باقی جو امداد ان کو چاہیے ہوگی, اور ہم روز بروز ان کی سپورٹ میں آگے بڑھتے جائیں گے. دیکھیں بالکل ہماری اور آپ کی تنقید بجا ہے کہ بھائی غزہ میں روز بروز لوگ مر رہے ہیں تو آپ صرف بیانات کیوں دے رہے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے, عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے بھائی, یہ تو 100 سال سے ایک بیان تک نہیں دے سکے. تو اس جنگ نے ان کو اس قابل تو کیا کہ یہ اتنے کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور سیدھا امریکہ کو للکار رہے ہیں. تو میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں لگاتار کہہ چکا ہوں, حالانکہ میں سعودی عرب پر سب پر تنقید بھی کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ مسلم دنیا کو اکٹھا کر دے گی. آج نہیں کرے گی تو 6 مہینے بعد کر دے گی. اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہی تو آج سے 20 دنوں بعد 10 دنوں بعد آپ دیکھیے گا کہ ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ زیادہ بڑھ کر سامنے آئے گا اور جنگ میں کودتے ہوئے یہ پورے جو ملک ہیں, اسلامی دنیا ہے, عرب ہیں, یہ آپ کو نظر آئیں گے. کیونکہ غزہ کی جو جنگ ہے وہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے اور دنیا کا کوئی ملک اس سے آنکھیں چرا نہیں سکتا, کیونکہ اس وقت دنیا کا امن جو ہے وہ اس جنگ کے پر سٹیک پر لگا ہوا ہے. یہ اتنی بڑی جنگ ہے جو تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہ اس چیز کو آپ بالکل معمولی نہ سمجھیں, یہ باقی جنگوں کی طرح نہیں ہے. تو یہ کچھ تفصیلات تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے